सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। पार्ट 4A के अंदर दिया हुआ है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अभी तक इस पॉलिटी के लेक्चर के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो यहां तक हमने काफी अच्छे तरीके से चीजों को डिस्कस कर रखा है पॉलिटी के इस सीरीज के अंदर। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो जैसा कि इसका नाम आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पार्ट 4A है, तो A का मतलब होता है, कहीं पर भी आपको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडिशनल चीजें दिखती हैं जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, तो आपको यह समझ जाना है कि इसको कभी ना कभी बाद में ऐड किया गया है। मूल संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था और इसको कभी ना कभी जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट करके ऐड किया जाता है। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज, और हिंदी में इसको हम समझेंगे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य से क्या समझ में आ रहा है कि एक इंसान होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उन्हीं को बताया गया है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर जिसको रशिया समझ सकते हैं आप, फॉर्मर यूएसएसआर बोलते हैं, जिसका विघटन 1991 के अंदर हो गया था। और आज के टाइम पे जो रशिया कंट्री है वहां से इंस्पायर्ड होकर के हमने इन फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा था। तो बात शुरू होती है यहां से कि इमरजेंसी का टाइम था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो इमरजेंसी का पीरियड था वहां पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची थी देश के अंदर। तो गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अगेंस्ट हो रहे हैं। तो एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को जगाने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो देश प्रेम जो है वो जागे। और इस देश प्रेम को जगाने के लिए, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म या देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को जगाने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन करवाया था, जिसको बोलते हैं, और जिसके हेड थे स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह कमेटी को बोला गया कि कुछ आप ऐसा सजेस्ट करिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो लोगों को यह बताए कि भाई आपका इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जैसा कि इस देश ने आपको इतना कुछ दे रखा है, देश आपको एक लैंड, इतना बड़ा लैंड देता है जिसके अंदर आप कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, आपका जैसा विचार होता है आप वैसा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इतना बढ़िया नागरिकता मिला हुआ है, नागरिकता मिलने के तहत आपको ढेर सारे राइट्स प्रोवाइड करता है ये देश। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, बहुत सारे तरीके के राइट्स जो है लोगों को मिले हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रावधान और कानून बनाने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसा लोगों को प्रोवोक किया कि आप लोगों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति, और आपको जो जो करना चाहिए देश के लिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस आए थे, और कुछ इसके रिकमेंडेशंस आए थे जिसको हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आज के समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब किताब इसके अंदर है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इसके अंदर। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐड किए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो जिसको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको ऐड किया गया था, और ये कंपल्सरी नहीं है। कहने का मतलब लोगों के ऊपर डायरेक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है, लोगों को बस एक मोरल ड्यूटी है, लोगों की एक मोरल ड्यूटी होती है, जैसे कि उनको करना चाहिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी हमको सब कुछ देते देते ही निकाल दी, और हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हम अपने पेरेंट्स के ऋण को कभी चुका नहीं सकते, तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। वैसे ही ये कर्तव्य भी है।
और जैसे कि अगर हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ इन्फोर्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स या फिर अपने एल्डर्स को आपको रिस्पेक्ट करना ही करना है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपकी एक मोरल ड्यूटी है जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि आप उनके दिए गए चीजों को, उनके दिए हुए ऋणों को आप कभी चुका नहीं सकते। तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए। उसी तरीके से ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को काफी कुछ बताते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उनके मोरल ड्यूटीज हैं। तो यहां पे हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, जिनको मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 51A में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसका हिसाब किताब पार्ट 4 के अंदर था, और 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपीज थे। और ये आर्टिकल नंबर 51A और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको ऐड किया गया। तो इनको डीपीएसपीज के बाद में ऐड किया गया है। तो जैसे डीपीएसपीज जो है डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर डायरेक्ट कोई एलिगेशंस नहीं लगाए जाएंगे और कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, और पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो रिकमेंड करता है। और इसका रिकमेंडेशंस किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी को क्या बोल सकते हैं, सेलेक्ट किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इन द लाइन विद द आर्टिकल 29 वन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948। एंड जो कंट्रीज जहां से हम इंस्पायर्ड हुए थे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो रशिया है जहां से हमने इसको लिया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जापान में भी है, चाइना के अंदर भी है और इन कंट्रीज के अंदर है। मेजॉरिटी जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ही फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब किताब देखा जाता है। ये मैप है, हम देख सकते हैं, ये यूएसएसआर का मैप है। 1991 से पहले जो सारी कंट्रीज यूएसएसआर के अंदर थी, आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं। तो यहां रशिया और ये यूक्रेन जहां पे वॉर चल रहा है इस टाइम पे, तो 14 कंट्रीज के अंदर ये टूटा था यूएसएसआर 1991 के अंदर। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब किताब जो है इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान के अंदर, और वही एक्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और 11वीं ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब किताब जो है हमने अडॉप्ट किया था 1976 के अंदर, और उसके बाद एक 11वीं ड्यूटी जो है वो 2002 के अंदर अडॉप्ट किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो एक एक करके देखते हैं आगे क्या है। पार्ट 4A कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन आर्टिकल। पार्ट 4A जो है वो केवल एक आर्टिकल को रखता है, जो कि आर्टिकल 51A है। ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है। फॉर विच फॉर द फर्स्ट टाइम इज स्पेसिफाइड द कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 10 ड्यूटीज हैं, ये 10 कर्तव्य हैं। अभी के टाइम पे 11 कर्तव्य हैं जिनको भारत के लोगों को करना ही चाहिए, अपने देश के प्रति निभाना ही चाहिए। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट of any of these duties nor any of the sanctions to prevent their violation। तो अगर इसको हम ऐसे समझें कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो अगर आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि आपको पनिश किया जाएगा और आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए जाएंगे या सैंक्शंस लगाए जाएंगे। बस ये जो आपके मोरल ड्यूटीज हैं वो ये शो करते हैं कि आप कितना रिगार्ड करते हो अपने पेरेंट्स को। और एक तरीके से अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपके पेरेंट्स को तो आप उस केस में पकड़े जाओगे। जो डाउट होता है, जो डाउटफुल मैटर है, जो डाउटफुल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जो देश के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको पहचानने में आसानी होती है इन फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत। जो भी व्यक्ति इन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है वो जेन्युइनली देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। अगर कोई भी अगर एंटी नेशनल एलिमेंट है तो वो इन ड्यूटीज को कभी भी फॉलो नहीं करेगा, तो उसको पकड़ना आसान होगा इन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, इन फंडामेंटल ड्यूटीज की वजह से।
तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जस्ट बाद ही दिया हुआ है, और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डीपीएसपी जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, वो बस एक कल्पना होती है, एक राम राज्य को स्थापित करने की कल्पना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि भविष्य में हम इन सारे प्रावधानों को हम जब फॉलो करेंगे तो हमारा देश जो होगा वो एक कल्याणकारी देश या राज्य स्थापित होगा। अभी के टाइम पे हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन सारे डीपीएसपीस को फॉलो करवा पाएं, लेकिन स्लोली एक एक फंडामेंटल जो भी डीपीएसपी है वो धीरे धीरे कर करके लागू होते जा रहा है। तो डीपीएसपी की तरह जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये जस्टिशिएबल नहीं है। The Constitution does not provide for any direct enforcement, तो कोई भी डायरेक्ट एनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। Though they are not enforceable by any writ of the court, yet provides valuable guidance। तो कहने का मतलब जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी सरकार को गाइडेंस देता है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये जनता को गाइडेंस देते हैं। प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस एंड एट aid to interpretation as resolution of the constitutional and legal issues। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि एंटी नेशनल लोगों को पहचानने में मदद दिलाता है ये फंडामेंटल ड्यूटी। Fundamental duties can be broadly categorized as moral obligations, moral duties and civic duties। तो जैसा कि हमारे पेरेंट्स हैं वैसे ही हमारा देश है, तो ये हमारी अंतरात्मा से ये आवाज आनी चाहिए कि हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटीज हैं, सिविक ड्यूटीज हैं। और एग्जाम्पल, चेरिशिंग द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम struggle in the moral percept and representing and respecting the constitution, national flag and national anthem। तो जैसा कि हमारा कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्यों में ये सारी चीजें दी गई हैं कि जो हमारे लोग थे जिन्होंने हमें आजादी दिलवाया है, तो उन लोगों को हमको याद करना चाहिए और उन लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए। हमारा देश हमको मिला है तो हमें अपने देश के संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं इन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताई गई हैं। अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली। तो जैसा कि जो फंडामेंटल राइट्स में था कि कुछ चीजें, जो राइट्स हमारे लोगों को ही मिली हैं और कुछ राइट्स फॉरेनर्स को भी, एलियंस को भी प्रोवाइड होता है, वैसा कुछ नहीं है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए है और किसी बाहरी के लिए नहीं है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं and do not extend to the foreigners। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो एक एक करके हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे। जो 10 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं स्टार्टिंग के, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किए गए थे, और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड किया गया है क्या बोल सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो पहली ड्यूटी जो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। तो पहला कर्तव्य जो भारत के लोगों का है वो ये कि हमको अपने संविधान का सम्मान करना है, उसकी उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हमको चलना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और उसी के तहत हमको अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, हमको अपने नेशनल एंथम का सम्मान करना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया है और नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया है और उसको किसने लिखा था और उसको पहली बार कब गाया गया था। दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अपने
तपस्या या फिर अपनी क्या बोल सकते हैं, अपना पूरा जीवन लगा दिया आजादी के लिए, हमें उनको चेरिश करना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके जो नोबल आइडियाज थे उनसे इंस्पायर होना चाहिए और अपने जो नेशनल स्ट्रगल के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ऑनर करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। तो दो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने देख लिया। तीसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कर्तव्य यह है हमारा कि हमको अपने देश की सॉवरेनिटी को हमेशा बचा करके रखना है। अपने देश की सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। हमें कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा देश जो है कभी किसी के दबाव में आए। तो देश की एकता और अखंडता का सम्मान करना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे देश की एकता और अखंडता पे आंच आए, देश की सॉवरेनिटी पे आंच आए। तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी इन बातों को पढ़ा था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो बोलता है कि देश की क्या बोल सकते हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है ये मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट ड्यूटी जो है, जो चौथी ड्यूटी है कि कभी भी अगर देश को जरूरत पड़ती है, आपकी देश को आपकी कभी भी जरूरत पड़ती है, तो आपको उस देश की सर्विस में हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, एक युवा होने के नाते, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी, तो देश आपको कॉल करेगा और आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या फिर युद्ध होता है या ऐसी कोई भी चीज आती है जब आपकी जरूरत देश को पड़ेगी तो आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। टू प्रमोट द हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेटर्निटी को मेंटेन करना है, भाईचारे को मेंटेन करना है, हमारे प्रियम्बल में भी ये बातें दी गई हैं। तो देश के अंदर हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश के अंदर जो एकता है, भाईचारा है, वो कभी टूटे। और देश के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सबको उस हार्मनी को मेंटेन करना है। जो भी भाषा, अलग अलग भाषाई लोग हैं, सभी के साथ हार्मनी मेंटेन करना है। जो भी क्षेत्रीय हार्मनी है उसको भी मेंटेन करना है। सेक्शनल हार्मनी जो है, डाइवर्सिटी जो है, उसको भी क्या करना है, हमको मेंटेन करना है। तो और जो वुमेन है उनकी डिग्निटी को भी हमको क्या करना है, हमेशा सिक्योर करके रखना है, महिलाओं का सम्मान करना है। तो ये पांचवा ड्यूटी जो था हमारा कि देश की जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना है। अब हमारे देश के अंदर भांति भांति के लोग हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो सभी डाइवर्सिटी के लोगों को क्या करना है, हमको रिस्पेक्ट देना है, ऑनर करना है, ताकि देश की जो एकता अखंडता है वो बनी रहे और जो हमारा भाईचारा है वो बना रहे। फ्रीडम, जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है, वननेस है, वो हमेशा बना रहे। छठवीं जो ड्यूटी है हमारी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड द कंपोजिट कल्चर। जो भारत के अंदर, भारत का जो रिच हेरिटेज है उसको बना करके रखना है। जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी बिल्डिंगें हैं, जो देश के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमारा हेरिटेज है जिसको बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम ताजमहल की बात करें, कुतुब मीनार हो गया, या फिर जो भी बिल्डिंग्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, सिक्योर करके रखना है। जो भी हमारे देश की संपत्ति है उसको हमको बचा करके रखना है, उसको खराब नहीं करना है। ये हमारी छठवीं ड्यूटी थी। फिर उसके बाद जो हमारी सातवीं ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे देश के अंदर जो प्रकृति है हमको उसको बचा करके रखना है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर, प्रकृति के अंदर क्या आता है, प्राकृतिक चीजें क्या है, जैसे कि जंगल हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, नदियां हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गया, एंड टू हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जो फ्लोरा है, फाउना है हमारे देश के अंदर, उन सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि कितना परसेंट जो हमारा क्या बोल सकते हैं फॉरेस्ट है हमारे देश में, वो कितना परसेंट है। फिर उसके बाद तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो हमारे देश का प्रकृति है, प्रकृति को हमको संजो के रखना है, बचा करके रखना है, और इसमें हमारा ही फायदा है जेन्युइनली।
to develop the scientific temper and humanism and the spirit of inquiry and reforms। तो कहने का मतलब हमेशा प्रोग्रेसिव वे में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको हमेशा आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के लिए काफी तत्पर होना चाहिए और साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पे यही चीज बोल रहा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो जितनी ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, जितनी ज्यादा आपके अंदर सीखने की ललक रहेगी, उतना ज्यादा आप सीखेंगे और ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, उन्नति की तरफ जाएंगे, तो इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यहां पे यही कहने की कोशिश चल रही है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमको इंक्वायरी और क्यूरियोसिटी से भरपूर होना चाहिए। अगला जो ड्यूटी है हमारा, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो हमारी संपत्ति है, राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पार्क हो गए, रेलवेज हो गया, कुछ भी, बसेस हो गई गवर्नमेंट की, तो सब कुछ हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो देश की संपत्ति है और वो देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे दिए गए ही टैक्स के पैसों से वो सारी चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। 10वीं ड्यूटी ये है, to strive towards the excellence in all sphere of individual and collective activity so that nation can constantly rise to higher level and endeavor and achieve। तो कहने का मतलब अगर हम प्रोग्रेसिव रहेंगे, हमेशा कुछ सीखना चाहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जेन्युइनली हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो यही चीज बोल रहा है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। आप हमेशा बेहतरीन होने की कोशिश करें हर फील्ड में। हर इंडिविजुअल को ऐसा करना चाहिए और एक कलेक्टिव अप्रोच के तहत पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारी 10वीं ड्यूटी थी। और जो हमारी 11वीं ड्यूटी है, जिसको ऐड किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, कि अब जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21A के तहत ऐड किया गया था। तो वैसे ही यहां पर ड्यूटी दी गई है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को तो पढ़ाएंगे, भैया सरकार पढ़ाएगी, उनका अधिकार है, लेकिन जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनको तो शिक्षा तक पहुंचाएंगे। जब आप स्कूल तक पहुंचाएंगे तभी तो गवर्नमेंट पढ़ाएगी भी। तो यहां पर यही बताया गया है कि ये हर उन पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाएं, उनको शिक्षा तक पहुंच दें। तो who is the parents or the guardian to provide opportunities for education to his child as the case may be varied between the age of 6 and 14। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था आर्टिकल नंबर 21A के अंदर कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पर यही बोल रहा है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों तक ले करके जाएं, उनके अंदर एजुकेशन या शिक्षा की चीजों को बढ़ाएं। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशंस दिए थे, गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन किया था। जो बड़े बड़े देश होते हैं, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज होती हैं, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब नहीं देखा जाता है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, और कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे कहीं पर भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज नहीं देखने मिलेगी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें ही आपको ये देखने मिलेगा, जापान को छोड़ करके। वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां की थिंकिंग ये है कि जो लोग हैं वो खुद ही इतने डेवलप्ड हैं, इतने समझदार हैं कि वो अपने कर्तव्यों को बिल्कुल बखूबी समझते हैं और वो अपने देश के प्रति सारी ड्यूटीज को खुद से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आई होप यहां पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।
है।